हेलो स्टूडेंट्स, ई अभ्यासों में आपका स्वागत है जहां आपको मिलेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विथ इजी अंडरस्टैंडिंग। सो हम इजीली पढ़ेंगे, ठीक है। कोई किसी बात का हमें स्ट्रेस लेना नहीं है। वैसे भी आप 11 में हो, बच्चे हैं, बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, खेलते कूदते हैं, ठीक है। खेलना कूदना तो है ही, नो डाउट, लेकिन अब आपको थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करनी है। मैम 10th में भी यही सुनते थे, बोर्ड है मेहनत करो, बोर्ड है मेहनत करो। हाँ, मेहनत तो करनी थी, 10th है, बोर्ड है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। जो 11th 12th है इसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपका बेस मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड रिलेटेड आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। हायर सेकेंडरी क्यों बोला इसे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड रिलेटेड आपको यहाँ पे कंसेप्ट करेंगे तो अच्छे से करने पड़ेंगे, वरना बाहर निकल के दिक्कत होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल 11th में आने के लिए, ठीक है। अब 10th का रिजल्ट, 10th की एग्ज़ाम हमने जोरों शोरों से तैयारी कर ली, एग्ज़ाम भी दे दी, रिजल्ट भी आ गया। अब जो रिजल्ट आया वो आया, किसी बात का किसी को पछतावा करना नहीं है, ठीक है। किसी ने ज़्यादा मेहनत की, कोई किसी की कम मेहनत हो गई होगी, तो उसका पछतावा नहीं करना है। वो जो गया सो गया। अब क्या आपके हाथ में है? अब आज का दिन जो है वो आपके हाथ में है, और अब भी आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है। सो ऑलरेडी यू आर स्टेप्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। आपने कॉमर्स ले चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि यू आर नाउ 11th स्टैंडर्ड। कौन से स्टैंडर्ड में आप आ चुके हो? स्टैंडर्ड 11th, एंड दैट टू ऑफ कॉमर्स, जो आपके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। तो 10th में ठीक है, आते थे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें से कोई चूज करना था, वो आपका डिसीजन था, लेकिन वो छोटा मोटा डिसीजन था, वो ले लिया। लेकिन ये आपका बड़ा डिसीजन था कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। तो तीनों स्ट्रीम हमें अलग अलग दिशा में ले जाएंगे हमारी जो जिंदगी है। क्योंकि अब जो स्ट्रीम आपने ली है आपको पूरी ज़िंदगी उसी फील्ड में काम करना है। तो साइंस अगर लेते तो साइंस की फील्ड में काम करना है, आर्ट्स अगर लेते तो आर्ट्स की फील्ड में आपको पूरी ज़िंदगी काम करना था, कॉमर्स लेके आपको पूरी ज़िंदगी कॉमर्स की फील्ड में काम करना है। सो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, और अच्छे से मुझे पता है तब तक आपने अच्छे से सोच लिया है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या अच्छा है। ओके, तो अब कॉमर्स में हम आ चुके हैं। सब्जेक्ट्स की बात करूं तो कॉमर्स में हम अभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से होंगे? एक सब्जेक्ट जो होगा आपका वो है अकाउंटिंग, सेकंड सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स, एंड द थर्ड वन इज बिजनेस स्टडीज। अभी तक आपने ये तीनों सब्जेक्ट्स के नाम तो एटलीस्ट 11th में आके सुने ही होंगे, भाई ये सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है तब तक ईच ऑफ वन आपके हर कोई के लिए ये तीनों सब्जेक्ट कैसे होंगे? नए होंगे। अभी मैं किसी को पूछूं, ठीक है, चलो बताओ अकाउंटिंग में क्या आता है, या अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी एक या दो लाइन कहो, यू हैव नो आइडिया, यू आर ब्लैंक, ठीक है। साइंस के बच्चे को अगर पूछो कि भाई मैथ्स में क्या आता है, उसको एटलीस्ट 50 to 80% आइडिया होगा कि हाँ भाई मैथ्स में कैसे कैसे आता है, क्या क्या आता है, क्या पढ़ना है, उसका एटलीस्ट उसको आइडिया होता है, ओवरव्यू होता है। लेकिन कॉमर्स में जब आते हो आपके सारे सब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं? नए हो जाते हैं। अकाउंट क्या है मैम? अभी तक कुछ नहीं सुना है, 10th तक तो उसका जिक्र भी नहीं है। बिजनेस स्टडीज क्या है? दो बिजनेस स्टडीज, ठीक है, बिजनेस वर्ड पे से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि भाई यहाँ बिजनेस के बारे में स्टडी करनी है, ओके। और इकोनॉमिक्स, तो तीनों सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। अब हार्ड एंड इजी की बात कर लेते हैं।
तो हार्ड तो 10th तक कुछ था ही नहीं, 11th में कॉमर्स में भी कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, ओके। तो 1 to 10 तक आपको थोड़ा बहुत मैथ्स अगर आपकी पक्की होगी तो आपको साइंस में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। बायोलॉजी, साइंस आपका अच्छा होगा तो भी आप साइंस में अच्छे से परफॉर्म करोगे, ओके। लेकिन यहाँ पे बताओ तो यहाँ तीनों सब्जेक्ट नए हैं और मैं आपको एक खुश खबर बताऊँ, यू विल बी वेरी हैप्पी कि ये जो है वो आपके लिए एक एडवांटेज है। क्या है आपके लिए एडवांटेज? क्या एडवांटेज है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सब नया है। यहाँ पे देखिए हर बच्चा, जो भी बच्चा यहाँ पे बैठा है वो 10th में उसके 90 प्लस हो, 80 प्लस हो, 70 प्लस हो, 60 प्लस हो, कितने भी हो, सब अभी इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में क्या है, ब्लैंक है। इनको इन तीनों सब्जेक्ट में से कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको एक मौका है किस बात का, तो आपकी पर्सनालिटी में एक डेवलपमेंट करने का, आपका एक रिजल्ट डेवलप करने का, आपकी एक इमेज बदलने का, ओके। तो ये एक एडवांटेज है। तो हम तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करेंगे। अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज आप मेरे साथ पढ़ो, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स आप मेरे साथ पढ़ोगे, ओके। और बिजनेस स्टडीज हमारी और एक फैकल्टी है हिरेन सर करके, वो आपको पढ़ाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करें, हम अकाउंटिंग पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। बेसिक्स है, मैंने अब भी बोला तीनों सब्जेक्ट आपके लिए क्या कैसे हैं, नए हैं। यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो मैं आपको अभी बताऊं कि ये जो 11th है, इट इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉमर्स। क्या है? फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का पहला स्टैंडर्ड, जहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप ए बी सी डी सीखते थे, यहीं पे वही है। यहीं पे भी हमें क्या सीखना है, ए बी सी डी ही सीखना है। लेकिन किसकी ए बी सी डी सीखनी है हमें? कॉमर्स की ए बी सी डी। चलो कोई बात नहीं। तो हमें किसकी एबीसीडी सीखनी है? कॉमर्स की एबीसीडी सीखनी है, ओके। तो अभी यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी, कौन सा है हमारा सब्जेक्ट? अकाउंट्स, ठीक है। तो ये भी आपको पहले से ही अच्छे से सीखना है। सब बच्चे अभी ब्लैंक है, सबको अभी पहली बार है, पहली बार सब्जेक्ट है। तो आपको अच्छे से दो काम सिर्फ करना है, अच्छे से लेक्चर को सुनना है, फोकस करके सुनना है, ऐसे वैसे नहीं सुनना है कि आधा ध्यान यहाँ है आधा ध्यान कहीं और, ठीक है। और जो यहाँ पे फैकल्टी आपको गाइडलाइंस देती है वो आपको अच्छे से फॉलो करते जाना है, ठीक है। और आपके रिजल्ट अच्छे से आएंगे ही, ओके। चलो तो हम अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंट्स के बारे में पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अकाउंटिंग में आता क्या है, क्या देखना है हमें? अकाउंटिंग, अभी तक शायद आपने सुना होगा अकाउंटिंग मैथ्स का भाई है, ठीक है। अभी ऐसे ये सेंटेंस सुन के बहुत सारे पछता गए होंगे, मैम कहाँ कॉमर्स ले लिया, हमारी मैथ्स तो कच्ची थी इसीलिए तो हमने कॉमर्स लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स है थोड़ा बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए थोड़ी बहुत प्लस माइनस तो होगा ही, ओके। और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगेगा। मैथ्स है लेकिन इतना हाई लेवल नहीं है कि जितना आप सोच रहे होंगे। मैथ्स हाई लेवल किस में आएगी? साइंस में आएंगी। और 1 to 10 तक की मैथ्स आपकी पक्की होगी तब आप साइंस में अच्छे से परफॉर्म करोगे। लेकिन कॉमर्स में यहाँ पे अकाउंटिंग में मैथ्स बेसिक्स ही है, उससे आपको डरना नहीं है, ओके। चलो तो अकाउंटिंग हमें करने क्या वाले हैं अकाउंट्स में?
तो अकाउंट्स में मैम सिंपल है, आपको एक ट्रांजैक्शन बताती हूँ। चलो, जब भी मैं अभी एग्जाम्पल दूँ, हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल विजुअलाइज करेंगे जो आपके सामने हर रोज होता ही है। कैसा? एक किराने की दुकान का, ग्रोसरी स्टोर। आपको मतलब उसका पूरा ओवरव्यू पता है कि एक किराने की दुकान में हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। हम घर से पैसे लेंगे, थोड़े से सामान लाएंगे, बेचेंगे, और उस दौरान हमें कौन कौन सी ज़रूरत होती है, क्या क्या वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो हमें पता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। चलो, तो एक मैं अभी एग्जाम्पल दूँ सिंपल आपको कि हम एक पेन है, एक पेन हमने खरीदी, कितने में? 10 रुपीज़ में। कितने में खरीदी हमने एक पेन? 10 रुपीज़ में खरीदी। कितनी पेन? अभी एक ही पेन खरीदनी है, ओके, ज़्यादा नहीं। चलो, और अब उसको ये क्या किया हमने? खरीदा। अब हम उसको जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? बेचने जा रहे हैं। वो एक पेन जो है वो आप बेच आए कितने रुपए में? 15 रुपए में। आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है। मान लीजिए ये रिमोट एक 10 रुपए की नोट है, 10 रुपए दिए, पेन लेके आ गए, ओके। अब ये पेन आप बेचने जा रहे हो, कितने रुपए में? 15 रुपए में। ये पेन गई, कितने आए? 15 रुपए आए। अब मुझे बताओ, आपको कितने रुपए ज़्यादा मिले? पहले आपके पास कितने पेन थे? पेन तो अभी भी नहीं है आपके पास, पहले आई फिर चली गई। पैसा देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे पहले आपके पास कितने पैसे थे? ₹10। पेन को खरीदना, आपने पेन को खरीदा, बाद में बेचा, उसकी वजह से अब आपके पॉकेट में कितने हैं? ₹15। कितने का फायदा हुआ? देखिए, आपकी जो जेब है उसमें कितने रुपए बढ़ गए? 5 रुपए बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए? 5 रुपए बढ़ गए। और ये 5 रुपए जो है, एटलीस्ट आपको प्रॉफिट वर्ड, इसके बारे में तो अच्छे से जानकारी है, ठीक है। प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट, मोटा मोटा एटलीस्ट आपको पता है कि प्रॉफिट किसे बोलते हैं, ओके। तो 5 रुपए का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हमें अकाउंट्स में प्रॉफिट या लॉस ही ढूंढना है, लेकिन ये तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन था मैम। ये क्या था? एक सिंगल ट्रांजैक्शन था। इजीली आपने पता कर लिया, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा क्या है? खर्चा है। ये हमारी इनकम है, ठीक है, माने के आय है। जितना डिफरेंस आया वो हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो वैसे ही ये तो क्या है? सिंगल ट्रांजैक्शन है। नाउ अब आप विजुअलाइज करो, वो एक छोटी सी किराने की दुकान, अभी तो मैं छोटी सी किराने की दुकान की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक छोटे सी किराने की दुकान है, वो लेके आएगा अलग अलग ग्रेन्स लेके आएगा, ठीक है। राइस है, फिर गेहूँ है, और वो सारे दाल, मीन्स में आपको पता है किराने की दुकान में क्या क्या होता है। तो वो सारा सामान लेके आएगा अपनी दुकान में, सब बिठाएगा, एक वर्कर रखेंगे वो सारा अच्छे से रखने के लिए दुकान में सिस्टमेटिकली। बाद में अब वो बैठेगा, दिन में कोई एक ग्राहक आएगा? नहीं। कितने? 50 एक किराने की, सिंपल सी किराने की दुकान पे भी बहुत सारे दिन में ग्राहक आ जाते हैं, 50 ग्राहक आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको अब मालिक क्या करेगा? बेचेगा सामान। तो यहाँ पे इतना खरीदा, इतना सारा माल खरीदा, यहाँ पे इतना सारा माल बेचा हमने, ओके। चलो, अब इस दौरान और चीज़ें क्या क्या हुई? तो आपने देखा वो जो माल है वो रखने के लिए, दुकान में रखने के लिए हमने वर्कर्स लगाए थे, लोगों को काम पे रखा था, दो चार जन को काम पे रखा, तो उनको हमें सैलरी देनी होगी। मुफ्त में क्या हम काम करेंगे क्या वो, ठीक है। तो उनको सैलरी दी होगी। फिर बाकी के सारे खर्चे होंगे ड्यूरिंग द ईयर, जैसे अगर दुकान भाड़े पे होगी तो उसका रेंट देना पड़ेगा। फिर लाइटिंग के एक्सपेंस, पंखे के एक्सपेंस, तो लाइट बिल आएगा, वाटर बिल आएगा, और अदर चार्जेस हो सकते हैं। मीन्स में इतना बेसिक सा है। तो अब मैं आपको पूछूं कि भाई प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है? मैम इजी है, आपने बताया अभी, एक्सपेंस है, इनकम है, दोनों का डिफरेंस आप निकाल दो, आपको प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा।
ठीक है। तो हमें चलो पता है कि ये भाई एक्सपेंस हुए, ये हमारी इनकम हुई, एक्सपेंस हुए, इनकम हुई, डिवाइड करो प्रॉफिट और लॉस। लेकिन क्या एक वहां पे हमने जो किराने की दुकान विजुअलाइज की है, इज इट दैट मच ऑफ इजी टू फाइंड आउट द प्रॉफिट? नो, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन था, आपको एक खर्चा पता था, एक इनकम पता थी, प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे तो उन सब का कितना सारा खर्चा ड्यूरिंग द ईयर, आप कितने सारे ट्रांजेक्शन करोगे। ट्रांजेक्शन आइडिया है ना आपको, लेन देन, ठीक है। एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो, पहले लेना है बाद में देना है, ठीक है। चलो, तो खर्चे ड्यूरिंग द ईयर इतने सारे खर्चे किए, ड्यूरिंग द ईयर इतनी सारी हमारी आय हुई, इनकम हुई, तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना ज्यादा हार्ड नहीं है। हार्ड क्या है? ये सारा रिकॉर्ड्स रखना। क्या हार्ड है? ये सारा रिकॉर्ड्स रखना, खर्चे का, इनकम का। यहाँ पे मैंने आपको एक सिंगल ट्रांजैक्शन दिया, अभी मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल विजुअलाइज करने को बोल रही हूँ वो एक छोटी सी किराने की दुकान है। लेकिन अब आप जस्ट थिंक, अदानी, अंबानी, वो सारे इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े लेवल पे उनके बिजनेस होता है, इतनी बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड्स रखना वो कितना हार्ड होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस ढूंढना हार्ड नहीं है, प्रॉफिट लॉस हमें मिल जाएगा कब? जब हमारे पास पता है कि इतना एक्सपेंस है, इतनी इनकम है, ये रहा आपका प्रॉफिट या लॉस। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग हमें इसी के लिए गाइड करता है। किस बात के लिए गाइड करता है? कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स है हमें वो कैसे रखने हैं ड्यूरिंग द ईयर। आप जितने भी अकाउंटिंग, मतलब आपको ओवरव्यू थोड़ा बहुत दे दूं तो हमें क्या रखना है? हिसाब किताब रखना है। ये वर्ड तो शायद आपने सुना ही होगा, क्या रखना है? हिसाब किताब। सारे ड्यूरिंग द ईयर हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए उनका, ओके। तो मतलब अब मैं आपको सिंपली बताऊं तो अकाउंटिंग हमें क्या करेगा? अकाउंटिंग हमें यहाँ पे गाइड करेगा ये सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, मतलब जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली कैसे रिकॉर्ड करना है वो हमें बताएगा। तो अकाउंटिंग कुछ नहीं है, हमें हिसाब किताब ही रखना है, लेकिन हमें यहाँ पे जो अकाउंट है वो विथ रूल्स, ओके, विथ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, सारे हमें गाइडलाइंस देगा कि हमने ये सारे रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टम हमें दी गई है, एक प्रोसेस हमें दी गई है कि हम ये सारा हिसाब किताब कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इतना ओवरव्यू आपको मिल चुका कि अकाउंट में हम क्या करने वाले हैं। तो एकदम इजी सब्जेक्ट है, कुछ आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब पता चलता जाएगा। मे भी अभी आप नए हो ना, बच्चे देखिए, बच्चों को जब हम ABCD सिखाते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भाई ए लिखो, क्या वो डायरेक्टली ए लिखना स्टार्ट कर देता है? नहीं, वो हम क्या बोलते हैं उसे? चलो भाई इस पे ऐसे करना स्टार्ट करो, तब जाके वो कहीं ए सीखता है। वैसे ही ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, ठीक है। 2 दिन 4 दिन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीना आपको यूज टू होने के लिए लगेगा। नया सब्जेक्ट है, हार्ड तो है ही नहीं, हार्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है। हार्ड हमें सोचना ही नहीं है कि कुछ हार्ड है, क्योंकि हम बचपन से, आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ, बचपन में आपने चलना सीखा है? हाँ मैम सीखा है, उसमें कौन सी नई बात है। तो शायद आपको याद तो होगा नहीं, लेकिन चलते चलते आप कितनी बार गिरे होंगे। तो आपने क्या चलना छोड़ दिया? एक बार गिरे, खड़े हुए, दूसरी बार गिरे, फिर से खड़े हुए, तीसरी बार गिरे, चलना सीख ही गए। जस्ट लाइक दैट आप साइकिल सीखना शुरू किया, साइकिल भी वैसे ही आई है, आप 2 बार 4 बार गिरे, तीसरी बार आ जाता है, ओके। तो वैसे ही यहाँ भी आपको आ ही जाएगा। वैसे भी जब बचपन में आपको किसी ने बोला है कि मैम ये बहुत हार्ड है, ये मत करना, मत,
कोई बोलेगा भी ना तो आप सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तब आपको समझ में आता ही नहीं था क्या इजी होता है क्या हार्ड होता है। किसी ने आपको ऐसा बोलता है चलना बहुत हार्ड है, चला मत कर, बैठ जा, फिर भी आप चलते थे। ठीक है, तो बात अभी हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हमको बताएंगे अरे ये तो बहुत हार्ड है, ये बहुत इजी है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो हमें सुनना नहीं है। जैसे बचपन में हमें कुछ समझ में नहीं आता था, वैसे ही अभी भी हमें वैसे ही रिएक्ट करना है। ठीक है, कि नहीं, सब सिंपल है, सब एक समान है, हम अगर करेंगे तो आ ही जाएगा। आपको सिर्फ उसमें डूबना है, आप स्विमिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, चलो, तो अकाउंटिंग का हमने ओवरव्यू ले लिया कि अकाउंट हमें क्या है। तो अकाउंट एक सिस्टम दिया गया है विथ नॉर्म्स, कंडीशंस, रूल्स और सारे फॉर्मेट्स के हमें कैसे रिकॉर्ड्स रखने हैं, कैसे हिसाब किताब रखना है, किसके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे ना। अगर बिजनेस करते हैं, मैं आपको पूछूं बिजनेस किस लिए करते हैं, सब अब भी बोलेंगे किस लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए मैम। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट तो ढूंढेंगे। क्या फिर आप जब 4 साल 5 साल 10 साल या फिर बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, क्या तब आप ढूंढने बैठोगे प्रॉफिट? नहीं मैम, हर साल हमें ढूंढना है कि हमें पता चले कि हमारा बिजनेस कैसा जा रहा है। ठीक है, तो चलो, अकाउंटिंग का ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट हमने देखना है। अब भी जो आपके फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रो चैप्टर में हम क्या क्या देखने जाने वाले हैं। इंट्रो चैप्टर में फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट देखेंगे। ओके, बाद में उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे। एट्रीब्यूट्स में हम क्या देखने वाले हैं कि उसकी अकाउंटिंग की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, बाद में थर्ड टॉपिक जो होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको अभी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, व्हाट डज अकाउंटिंग बेनिफिट टू द बिजनेस, अकाउंट्स के हमें बिजनेस में कौन कौन से बेनिफिट होंगे। ओके, साथ ही साथ जिसका एडवांटेज है उसकी ऑफकोर्स लिमिटेशंस भी है। सबका दो पहलू होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एडवांटेजेस के साथ साथ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है, लेकिन वो लिमिटेशंस के सामने उसके एडवांटेजेस जो है बहुत बड़े हैं। ओके, चलिए, तो इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट क्या होती है, हाउ डिड अकाउंटिंग इवॉल्व ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। ऑलरेडी मतलब अभी की बात नहीं है, अकाउंटिंग कब से है, बहुत साल पहले, 6000 8000 साल पहले की बात है। ठीक है, वहाँ पे भी ज़रूरत रहती थी किसके लिए, जब ट्रांजैक्शंस होंगे तो रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत तो रहेगी। तो रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत जो हुई, जो सिस्टम हमें दिया वो किसने दिया, अकाउंटिंग ने दिया। तो ऐसे नहीं है कि अभी की बात है, हाँ धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग डेवलप होता गया है। ठीक है, कैसे, तो अब हमने अभी जो बात की कि अकाउंटिंग हमें क्या हेल्प करता है, अकाउंटिंग हमें जो रिकॉर्ड्स है सारे ड्यूरिंग द ईयर हमने जितने भी ट्रांजैक्शन की है उसमें हेल्प करता है सिस्टमेटिकली रखने के लिए। ठीक है, जैसे कहीं पे एरर ना हो जाए, अगर 10,000 50,000 का कहीं पे हिसाब यहाँ से वहाँ हुआ तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें तो ढूंढना है प्रॉफिट या लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो विदाउट एनी एरर एक आपको सिस्टम दिया अकाउंट ने। तो अकाउंट्स में हम क्या देखते हैं, रिकॉर्ड। ठीक है, क्या रखते हैं, रिकॉर्ड। अब जैसे जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग सिविलाइजेशन डेवलप होती गई, ठीक है, इकोनॉमी डेवलप होती गई, बिजनेस एक्सपैंड होते रहे। पहले दो आपको एग्जांपल दिए, एक छोटे से किराने की दुकान और एक बड़ा सा अदानी का एम्पायर या अंबानी का एम्पायर, देखा बिजनेस कितना डेवलप हुआ। ठीक, तो वैसे यहाँ पे अकाउंटिंग भी उसके साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते गया है। तो सिर्फ अब अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसके साथ साथ और एक काम होता है, वो क्या होता है हमारा, तो इंटरप्रिटेशन।
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्ड रखने के साथ साथ अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी करेंगे। किस में? अकाउंटिंग में ही। अगर आपका अकाउंट्स के आपने रिकॉर्ड्स रख लिए, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने प्रॉफिट निकाल लिया, 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, आपने सोचा है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, मिनिमम 1.5 लाख या 2 लाख तो प्रॉफिट होना चाहिए, ये बहुत कम दिखा रहा है प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्यों ये प्रॉफिट कम दिखा रहा है। या फिर जब आप लॉस में जाओगे, लॉस में तो ऑफ कोर्स आपको ढूंढना पड़ेगा व्हाई आई एम डूइंग लॉस, क्यों बिजनेस लॉस में जा रहा है, कहाँ पे हमें कमी रही है या कहाँ पे एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया है। तो वो सारा एनालिसिस, मतलब एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आपको थोड़ा बहुत 12th में आएगा और बाकी का ग्रेजुएशन में हम सीखेंगे। 11th में भी थोड़ा बहुत आएगा लेकिन इतना डिप में नहीं। तो अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसके साथ साथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी अब करने लग रहे हैं। ओके, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अकाउंट्स हमारा ऐसे डेवलप हो चुका है। उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जाने, हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी। अब थोड़ा अंदर डूबे तो अकाउंटेंसी वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय ई अभ्यासु विथ मी ऑफ कोर्स हर्षाली। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं अकाउंटेंसी, सम फैक्ट्स अबाउट अकाउंटिंग। कैसे फैक्ट्स के अभी की बात नहीं है, वो बहुत साल पहले की बात है। जैसे कि इजिप्शियन, ठीक है, इजिप्शियन और रोमोलिनिया, ठीक है, बेबीलोनिया, सॉरी, इजिप्शियंस एंड बेबीलोनिया नाम के 2 एरिया है, अर्थ पे ही है, ठीक है, और वहाँ पे हमें अकाउंटिंग्स के क्या दिखाई दिए, फील्ड्स दिखाई दिए। इजिप्ट में हम क्या करते थे, तो इजिप्शियन में यूज्ड होता था अकाउंटिंग फॉर देयर ट्रेजरीज। किसके लिए यूज होता था, वहाँ पे जो ट्रेजरी होती है वो ट्रेजरी की अकाउंटिंग रखने के लिए। कैसे, तो वहाँ पे जो इंचार्ज होते थे ट्रेजरीज के, उनको डे वाइज रिपोर्ट भेजना था। उनकी जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है उनको नेम्ड वजीर, तब के ज़माने की बात है तो तभी के वर्ड होंगे, ठीक है। तो वजीर को वो डे वाइज क्या भेजते थे, रिपोर्ट्स भेजते थे कि ये ट्रेजरीज में इतना आया है, इतना गया है। और वो जो वजीर है वो फिर क्या करते थे, उनकी सुपीरियर अथॉरिटी कौन हो सकती है, किंग, ठीक है, तो किंग को वो भेजते थे मंथ वाइज रिपोर्ट। तो इजिप्शियन में ऐसे अकाउंटिंग यूज होता था। एक क्या हुआ, ये एक तरह का रिकॉर्ड ही रखना हुआ, ठीक है। बेबीलोनिया की बात करें तो बेबीलोनिया में नॉन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स, बेबीलोनिया कैसे जाना जाता है, सिटी ऑफ कॉमर्स के लिए जाना जाता है। तो यूज्ड अकाउंटिंग फॉर बिजनेस टू अनकवर लॉसेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टू अनकवर लॉसेस टेकन प्लेस ड्यू टू फ्रॉड एंड लैक ऑफ एफिशिएंसी। मैंने अभी बताया आपको कि अगर लॉस दिखाई दे तो आपको और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे ये लॉस आया, क्या कमी रह गई, कहाँ पे हम कम एफिशिएंट थे, कहाँ पे हम कहीं पे फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है, वो सारा आपको डिप में आएगा बाद में। तो मीन्स में हमारी एफिशिएंसी कहीं पे लैक तो नहीं कर गई वो जानने के लिए, या कहीं पे फ्रॉड या कहीं पे एरर तो नहीं रह गई, तो वो जानने के लिए, लॉसेस अनकवर करने के लिए बेबीलोनिया में क्या हुआ, तो अकाउंटिंग यूज हुआ। उसके बारे में अकाउंटिंग की और लंबी हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री है, तो ग्रीक रोमन्स में भी अकाउंट्स यूज होता था। ग्रीक रोमन्स में अकाउंट्स कैसे यूज होता था, वहाँ पे भी वही जो रिसिप्ट्स है, मतलब जो आय है और जो पेमेंट्स है, जो पेमेंट्स करते थे वो लोग, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो उन सब के लिए ग्रीक और रोमन्स में भी अकाउंटिंग यूज होता था। इंडिया की
इंडिया तो दूर हो ही नहीं सकता, ठीक है, इंडिया को कैसे भूल सकते हैं हम। तो इंडिया में भी अकाउंटिंग हमने देख चुका है और वो भी रिसेंटली ही देखा है। इंडिया में अकाउंटिंग कैसे देखा? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया कुड बी ट्रेस बैक टू अ पीरियड व्हेन 23 सेंचुरीज अगो। 2300 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 2300 साल पहले जो थे कौटिल्य मिनिस्टर थे, ठीक है, किसके किंगडम में? तो चंद्रगुप्त के किंगडम में। नाम तो आपने सुना ही होगा टिल 10th, ओके, सोशल साइंस में आया ही है, चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में कौटिल्य थे, उन्होंने एक बुक जो लिखी थी वो थी अर्थशास्त्र। वे बुक भी आपने शायद नाम सुना ही होगा सोशल साइंस में। तो कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र मीन्स में आपको अब तक ओवरव्यू होगा कि भाई उसमें इकोनॉमी की बात की गई है। इकोनॉमिक्स के अलावा इस बुक में आपको और चीज बताई गई है और वो है अकाउंटिंग की। क्या बताया गया है कि भाई यहाँ पे अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, ओके। तो यहाँ पे इंडिया में भी अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। अब ये जो इंडिया में अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स से देखे 23 सेंचुरी अगो, 300 साल की बात है, लेकिन उससे भी पहले अभी हमने देखा जो यहाँ पे देखिए वेर मोस्ट लाइकली फॉर फाउंड इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट में जो हमें मिले हैं वो कब तक के मिले हैं? अराउंड 4000 BC, बिफोर ख्रीस्ट 4000 ईयर्स। मतलब अब तक ख्रीस्ट के बाद हमें 2024 साल हो चुके हैं, तो प्लस करिए तो लगभग 6000 साल पहले हमें अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, ओके। तो ये अकाउंटिंग की हिस्ट्री रह चुकी है। और आप आगे देखें, ये कौन है? ल्यूका पैसियोली। कौन है? ल्यूका पैसियोली। ल्यूका पैसियोली ने सबसे पहली बुक दी गई है, उनका बुक का नाम कुछ अतरंगी है, सुमा दे एरिथमेटिक जियोमेट्रिका प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनलिटी। इंग्लिश में देखें तो उसका मीनिंग क्या होगा? रिव्यू ऑफ एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। 1494 में ये बुक दी गई थी, ठीक है। तो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होगी वो हम देखेंगे, आगे आएगा, लेकिन मीन्स में अकाउंटिंग की ये जो एक सिस्टम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, उनको फर्स्ट बुक मानी जाती है। वैसे तो ल्यूका पैसिलियो ने कोई क्लेम नहीं किया कि ये मैंने ही लिखी है, मे बी कि धन करंट जो सिस्टम था, बुक था, उसके बेसिस पे उन्होंने ये बुक लिखी थी डबल एंट्री बुक कीपिंग पे, ओके। तो यहाँ पे ल्यूका पैसियोली फादर ऑफ अकाउंटिंग बोले जाते हैं, ओके। तो हम यहीं तक रखते हैं, इंट्रोडक्शन तक। आज हमने देख लिया ओवरव्यू अकाउंटिंग का, क्या अकाउंटिंग में हमें करना क्या है, ठीक है, आप क्या करने वाले हो। तो एकदम इजी सब्जेक्ट है, कुछ हार्ड है नहीं। बार बार क्यों बोल रही हूँ इजी इजी इजी? क्योंकि बोलता है ना वो, जितना आप बोलते हो, ठीक है, उतना वो होता जाता है। मतलब जो आप अंदर से सोचोगे वो बाहर से होगा। तो इसीलिए बार बार बोलती हूँ इजी इजी इजी। कुछ हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, अच्छे से फोकस करना है और सब इजी है वो मानना है, फोकस करना है और हमें मेहनत पे लग जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।